साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों पिछले वीडियो में हमने संविदाकर्मी जो राजस्थान में संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कार्यरत हैं उनके लिए आकस्मिक अवकाश के संबंध में क्या प्रावधान है उनके बारे में चर्चा की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके कुछ डाउट भी क्लियर होंगे उसमें। फिर भी यदि आपके कोई दुविधा मन में रहती है, कोई डाउट है यदि, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करने की। आज साथियों हम अवकाश की ही क्रम में एक दूसरा अवकाश जो हाफ पे लीव अर्ध वेतन अवकाश के नाम से संविदा सेवा नियम 2022 में दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। परंतु साथियों उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको उपलब्ध करवाता रहूं। साथ ही साथियों जो साथी नए जुड़े हैं अभी वो मेरे पुराने वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैंने अवकाश के बारे में, मानदेय वृद्धि के बारे में, स्थानांतरण और अन्य जो एनपीएस संबंधित बिंदु है उनके बारे में छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। और छोटे छोटे वीडियो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, काफ़ी आपको रोचक उसमें जानकारियाँ मिलेगी। साथियों हम जो भी सर्विस करते हैं हमें हमारे नियम कायदे कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए क्या है ये सारे वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कुछ साथी ऐसे हैं जिनको शायद हो सकता है कि नियमों के बारे में जानकारी हो पहले से, तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अपनी जानकारियाँ जो है अन्य साथियों के साथ बांटें। लेकिन बहुत से संविदाकर्मी ऐसे हैं जिनको जानकारियाँ नहीं होती है और उनको पूरा सहयोग भी नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि संविदा कर्मचारी होते हुए भी साथी संविदा कर्मचारियों को भी पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। तो मेरा यही मानना है कि हम सबको एक यूनिट की तरह काम करना चाहिए, चाहे कोई भी संविदा कर्मचारी हो, किसी भी पद पर कहीं भी कार्यरत हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, संभाग स्तर पर हो या फिर क्षेत्रीय स्तर पे पीएससी, सीएससी, स्कूल में कहीं भी कार्यरत हो वो। लेकिन हम सभी साथी एक समान हैं, सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सभी को मिलकर चलना चाहिए। फिर चाहे वो हमारे एनजीओ वाले साथी भी क्यों ना हो, चाहे सीएसआर वाले साथी भी क्यों ना हो। ठीक है साथियों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। अर्ध वेतन अवकाश पहली बार जो है संविदा कर्मचारियों के लिए जुड़ा है। इससे पहले साथियों सभी के लिए अलग अलग नियम होते थे, अलग अलग विभाग में संविदा कर्मचारियों को अलग अलग तरीके से रखा जाता था। लेकिन अब जब से संविदा सेवा नियम लागू हुए हैं तो सभी संविदा कर्मचारी एक ही ढांचे में आ गए हैं। तो जो नियम एजुकेशन वालों पर लागू होते हैं वही चिकित्सा वालों पर लागू होंगे, वही पंचायती राज पर होंगे और वही अन्य विभागों में सीएसआर के अंतर्गत जो कार्मिक कार्यरत हैं उन पर लागू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, अर्ध वेतन अवकाश हाफ पे लीव, जिसको हम एचपीएल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताऊंगा कि नियमों में क्या प्रावधान दिया गया है अर्ध वेतन अवकाश के बारे में। राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 दिनांक 11 जनवरी 2022 के बिंदु संख्या 14 छुट्टी का लागू होना के बिंदु संख्या 2 के अनुसार आकस्मिक अवकाश बिंदु संख्या 1 में है और अर्ध वेतन अवकाश जो है वो बिंदु संख्या 2 में है। बिंदु संख्या 2 के अनुसार संविदा पर रखा गया व्यक्ति संविदा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में, संविदा पर रखा गया व्यक्ति संविदा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में, इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्ण वर्ष से मतलब ये है साथियों, मान लीजिए किसी साथी की नियुक्ति जो है 1 जनवरी 2023 को हुई है, स्क्रीनिंग के पश्चात मान लीजिए कोई पंचायत सहायक साथी अपना था और उसकी 1 जनवरी 2023 को स्क्रीनिंग के पश्चात पंचायत शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग हो गई। तो साथियों उसको 31 दिसंबर 2023 को 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल पूरा होने के बाद जब 1 जनवरी 2024 को उसके अवकाश खातों के अंदर ऑटोमेटिक जो है ये अर्ध वेतन अवकाश क्रेडिट हो जाएंगे। उससे पहले उसको 1 साल तक कुछ नहीं मिलेगा। 1 साल की संविदा सेवा पूर्ण होने के बाद उसको अर्ध वेतन अवकाश के लिए वह पात्र होगा। यह इस नियम की पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है। तो संबंध में 1 वर्ष प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिवस के अर्ध वेतन छुट्टी का हकदार होगा। 20 दिन की हाफ पे लीव का हकदार होगा। फुल पे नहीं है साथियों, पूरे दिन का नहीं, अर्ध वेतन आधे दिन का वेतन उसको मिलेगा, मतलब आधे दिन की छुट्टी का हकदार वो होगा 20 दिन की। तो साथियों इसकी हम गणना इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 20 आधे दिन मतलब 10 पूरे दिन, इसको इस हिसाब से भी हम ले सकते हैं। मतलब आपको 10 पूरे दिन की छुट्टी के वेतन के हिसाब से आप गणना कर सकते हो इसकी। लेकिन साथियों इसमें एक कमी है थोड़ी सी नियम में, जो आरएसआर है राजस्थान सेवा नियम है उसके अंदर अर्ध वेतन अवकाश के साथ साथ रूपांतरित अवकाश भी दिया हुआ है। इस वजह से वो क्या है हाफ पे लीव को फुल पे में कन्वर्ट करवा सकते हैं उनकी आधी छुट्टियों के बराबर। ठीक है, जैसे 20 मिलती है तो वो 10 फुल पे लीव भी ले सकते हैं, रूपांतरित अवकाश उनको साथ में दिया हुआ है। परंतु इन नियमों में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये एक विसंगति है।
क्योंकि इन्होंने लिख दिया कि 20 अर्ध वेतन अवकाश, मतलब 20 आधे आधे दिन की छुट्टी आप ले सकते हो। जबकि 20 आधे आधे दिन की छुट्टी क्यों लेगा, कैसे लेगा, और आधे दिन की छुट्टी से क्या होगा। जबकि और आगे कंडीशन आप देखोगे इसमें क्या दिया हुआ है, यह छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ही दी जाएगी, मतलब और किसी कारण से आप नहीं ले सकते अर्ध वेतन अवकाश। यह छुट्टी आपको सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ही दी जाएगी। साथियों, पहली बात तो ये है कि जैसे ही 1 साल की सर्विस आपकी पूरी होगी, आपकी ज्वाइनिंग डेट से जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा, 1 साल पूरा होते ही अगली डेट को आपके अवकाश लेखों में 20 अर्ध वेतन अवकाश क्रेडिट हो जाएंगे। और ये 20 अर्ध वेतन अवकाश आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिलेंगे। यानी कि यदि आप बीमार हो गए और आपको छुट्टी चाहिए तो ही आप ये अर्ध वेतन अवकाश ले सकते हो, अन्य किसी कारण से नहीं ले सकते। मान लो आपको कोई ज़रूरी काम है, कोई शादी ब्याह में जाना है, या आपकी खुद की शादी है, या मान लो जो भी अन्य कोई कारण है, उसमें आप ये अर्ध वेतन अवकाश नहीं ले सकते। केवल और केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र ये अर्ध वेतन अवकाश मिलेगा। जबकि साथियों, इसमें संशोधन की ज़रूरत है। आधे दिन का कौन बना के देगा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये बताओ आप। आधे दिन का कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बना के देगा क्या? और कितनी बार बनवा लोगे आधे दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट? चलो एक बार तो मान लो आपने ले भी लिया, और आधे दिन में क्या तो वो बीमार होगा, क्या वो रिकवर हो जाएगा? तो साथियों, ये सोचने वाली बात है। नियम में इसमें थोड़ी विसंगति है। जहाँ पे मान लो स्मूथली काम चल रहा है, वहाँ पे हो सकता है कि वो फुल पे लीव के हिसाब से 20 आधे दिन तो 10 पूरे दिन के हिसाब से दे दे। 10 पूरा दिन अगर कन्वर्ट हो जाता है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 4 दिन 5 दिन का मेडिकल आपको मिल जाएगा, अगर आप अस्वस्थ होते हो तो मिल जाएगा आराम से, और उस हिसाब से आप अपनी छुट्टियां लेते रहोगे। लेकिन अब इसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से इसमें थोड़ी विसंगति आएगी। यदि मान लो कहीं पे कई जगह होता है ऐसी स्थिति कि अधिकारी नहीं देते हैं छुट्टियां, वो कहते हैं नियमों में आधे दिन का लिखा हुआ है, हम नहीं देंगे, और केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिखा हुआ है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र लाओ और आधे दिन की छुट्टी ले जाओ, तो यह एक विसंगति आ जाएगी। फिर तो ये कोई काम की नहीं रहेगी छुट्टी। इसलिए यदि उच्च अधिकारियों तक यह बात पहुंच पा रही है तो इसको थोड़ा संशोधित करवाएं। इसमें अर्ध वेतन अवकाश के साथ साथ जो आरएसआर में रूपांतरित अवकाश का प्रावधान दिया गया है, जिसमें आप हाफ पे लीव को फुल पे लीव में कन्वर्ट करवा सकते हो, तो उस हिसाब से इसमें थोड़ा लाइन दे दी जाए ताकि कर्मचारियों को दिक्कत ना आए, अधिकारियों को भी दिक्कत नहीं आए। दूसरा साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन जो है आगे लिखी हुई है कि अनपभुक्त अर्ध वेतन छुट्टी अधिकतम 200 दिवस तक संचित की जा सकेगी। साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि आपने 20 जो अर्ध वेतन अवकाश आपको पूरे साल के लिए मिले हैं आपकी ज्वाइनिंग के 1 साल बाद, यदि मान लो आपने पूरे साल में उनमें से छुट्टियां यूज नहीं की, मान लो आपने 10 कर ली, 10 नहीं की, तो आप उसको ऐसे इकट्ठी करते करते 200 तक आप संचित कर सकते हो उसको। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि संविदा कर्मचारियों को बहुत से तो ऐसे विभाग हैं जिनमें छुट्टी मिलती ही नहीं थी। सीएल बहुत कम मिलती थी, कुछ में ठीक मिलती थी। जैसे चिकित्सा विभाग में 25 सीएल का प्रावधान था, पहले 25 सीएल मिलती थी। लेकिन साथियों, केवल सीएल के रूप में मिलती थी, अन्य किसी रूप में अवकाश नहीं मिलता था, और संचित होने की तो बात ही बहुत दूर थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि वो साल भर मिलती थी और साल के अंत में लैप्स हो जाती थी। अब इस अर्ध वेतन अवकाश के नियम में इन्होंने 200 तक संचित का कह दिया है। अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से ड्यूटी पर अपनी आ रहा है, जा रहा है, तो 12 सीएल भी बहुत होती है उसको साल के अंदर। अगर मान लो वो अनावश्यक छुट्टियां नहीं लेता और केवल रीजनेबल छुट्टियां ही लेता है, तो 1 साल के अंदर कई बार अगर कोई विशेष कारण, विशेष परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती तो 12 सीएल बहुत होती है, और वो अपनी 20 के 20 ये अर्ध वेतन अवकाश बचा सकता है। तो मान लीजिए किसी ने पहले साल 20 अर्ध वेतन अवकाश अपने बचा लिए, तो अगले साल उसको 20 और मिल गए, और 20 और 20 40 हो गए। अब यदि अगले साल उसको अवकाश की आवश्यकता पड़ गई, तो उसके पास में 40 तो अर्ध वेतन अवकाश हो गए और 12 उसकी सीएल होगी। तो सोचिए उसका अवकाश का जो है वो कितना बढ़ गया। तो इस वजह से ये लाइन जो लास्ट वाली इन्होंने लिखी है कि अधिकतम 200 तक संचित, ऐसे आप बढ़ाते बढ़ाते अपनी सर्विस में 200 तक आप संचित कर सकते हो। लेकिन साथियों, वही बात है कि जब रेगुलर कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों में विभेद करने की बात आती है, इन नियमों को बनाया गया तो उन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं रखा, और शायद वो थोड़ा इसमें संशोधन करते, अच्छे तरीके से लागू करते तो फ़ायदा होता लेने में। अब इनको इम्प्लीमेंट करवाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अवकाश लेखों का संधारण भी नहीं हो रहा है बहुत सी जगह पर, और कर्मचारी खुद को भी इतना इनके बारे में जानकारी नहीं है। इस वजह से क्या है कि वो उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथियों, हमें क्या है, जानकारी प्रॉपर होना ज़रूरी है। आप खुद अपने विभाग में ये लागू करवाइए और इन अवकाश को उपयोग करिए। उपयोग नहीं होते तो संचित करिए, है ना, ताकि आपको क्या है, जब आवश्यकता पड़ेगी
तो ये काम आएंगे आपके। आप खुद सोच कर देखिए कि पहले साल आपको 20 अगर आपके जुड़ गए, दूसरे साल आपके जुड़ के 40 हो गए। उन अर्ध वेतन अवकाश को अगर आप फुल वेतन में करोगे तो 40 के 20 हो जाते हैं, तो मतलब 20 छुट्टियां हो गई आपके पास दूसरे साल में, और 12 आपको सीएल मिली तो 32 छुट्टी हो गई आपके पास में। 32 छुट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा जीएच भी आ जाती है, तो अच्छा भला काम आपका चल जाएगा इनसे। इसलिए साथियों क्या है कि इन जो नियमों को है अच्छी तरीके से आप लागू करवाइए, छुट्टियों के सारे प्रावधानों को अच्छी तरीके से समझिए, तो आपको बहुत फ़ायदा इसमें मिलने वाला है। हाफ पे लीव आपको लेनी है, अर्ध वेतन अवकाश यदि आपको लेना है तो इसके लिए क्या है, वही एक प्रार्थना पत्र रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, चिकित्सा प्रमाण पत्र की बाध्यता इन्होंने दे दी गई है। अब उसमें क्या है, जो नियमित कर्मचारी है उनमें ये है कि चिकित्सा कारणों से या निजी कारणों से भी कर्मचारी जो है हाफ पे लीव ले सकता है। तो मेरा सरकार से ये भी अनुरोध रहेगा कि इसमें भी निजी कारणों वाला एक जोड़िए, क्योंकि भाई पूरे साल भर में चिकित्सा कारणों से इतनी ज़्यादा ये यूज होगी नहीं, तो निजी कारण भी यदि हो तो अच्छा रहे कर्मचारियों को। दूसरा ये है कि कुछ कार्मिकों को ये भी है कि पहले 25 सीएल सीधे मिलती थी, ये बहुत सारे नियम कायदे लगा दिए हैं इसके अंदर, तो उपयोग कैसे करें, तो उनको भी थोड़ा ये होगा कि भाई निजी कारण है तो आप हाफ पे लीव ले लीजिए फिर। तो 20 मान लो 20 की 10 ये हो गई आपकी और 12 वो हो गई, 22 हो गई, तो 25 सीएल और 22 ये अगर मिलती है तो कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात इसके अंदर नहीं है। और संचित करने का प्रावधान इसमें है, पहले सीएल में संचित का भी नहीं था, तो कंपैरिजन में भी ये ज़्यादा बेटर रहेंगे आपके लिए पहले वालों से, क्योंकि पहले वाली 25 सीएल जो है आपकी वो लैप्स हो जाती थी लास्ट में, और इसमें आपके संचित करने का प्रावधान है। लेकिन यही है कि आप संविदा संगठन जितने भी हैं इस बारे में डिमांड करिए। ठीक है, आपका नियमितीकरण एक मुख्य मुद्दा है, उसकी डिमांड आप करते रहिए, लेकिन वो नहीं होता तब तक के लिए इनमें डिमांड कीजिए, ताकि आगे आने वाले साथी जो हैं और जो अभी नए लगे हुए हैं जब तक, और बाकी लोग भी जब तक संविदा पर नौकरी कर रहे हैं तब तक जो है इन प्रावधानों का अच्छे तरीके से उपयोग हो सके। इसलिए क्या इनमें समय समय पर संशोधन होना बहुत जरूरी है। तो जो अर्ध वेतन अवकाश है उसको रूपांतरित अवकाश उसके साथ जोड़ा जाए, ताकि जो 20 हाफ पे लीव मिली है उनको 10 फुल पे लीव में कन्वर्ट करवाया जा सके। ठीक है जी। और दूसरा क्या है कि इनके लेखे संधारित के लिए किसी परमानेंट कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए, जो मान लो समय समय पर इनके लेखे संधारित करता रहे। कर्मचारियों के भी इनके बारे में जानकारी दी जाए, इनको अच्छी तरीके से उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो चिकित्सा प्रमाण पत्र की जो शर्त है उसको हटाते हुए केवल चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं बल्कि निजी कारणों से भी जो है अर्ध वेतन अवकाश को स्वीकृत करवाया जा सके, ऐसे प्रावधान साथियों इनके अंदर दिए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अवकाशों का बहुत ही मितव्यता से उपयोग करें तो ये अवकाश आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, संचित होते जाएंगे कभी भविष्य में अगर आपको इकट्ठी छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी मैं देखता हूँ साथियों, बहुत से कर्मचारियों की स्थिति ये हो जाती है कि नवंबर दिसंबर तक आते आते उनको वेतन कटवाना पड़ता है, अवैतनिक होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हो सकता है आपको पहले साल छुट्टियों की आवश्यकता नहीं पड़ी ज़्यादा, दूसरे साल ज़्यादा पड़ गई, तो ये संचित छुट्टियां जो है ऐसी स्थिति में आपके काम आएगी साथियों। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो ये अर्ध वेतन अवकाश है, हाफ पे लीव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेडिकल लीव की कुछ जिक्र कर रहे थे, वो यही है मेडिकल लीव अलग से और कोई नहीं दी गई है। ये एचपीएल है, एचपीएल के नाम से या हाफ पे लीव के नाम से, मेडिकल लीव के नाम से कोई लीव संविदा कर्मचारियों को नहीं दी गई है। हाँ, इसमें चिकित्सा प्रमाण पत्र की बाध्यता जरूर है, तो इसको आप मेडिकल लीव भी कह सकते हो या हाफ पे लीव भी कह सकते हो। मेडिकल लीव के नियम भी इसी हिसाब के ही हैं, तो आप इसको कह सकते हो, लेकिन इनमें आप संशोधन जरूर करवाएं। वहाँ जहाँ कार्य स्मूथ चल रहा है, जहाँ पर अधिकारियों से अच्छी जानकारी है, मान लो लाइजनिंग है, कोई कर्मचारी अच्छा है, रेगुलर आ रहा जा रहा है, तो वो तो शायद इनका उपयोग कर लेगा। कहीं अड़ने वाली बात है तो वहाँ पर क्या है, इन नियमों के तहत अधिकारी अड़ भी जाएंगे तो क्या पता दे भी ना, वो भी स्थितियां बढ़ सकती है। तो इसलिए मेरी आपसे यही निवेदन रहेगा कि इन नियमों में थोड़ा संशोधन करवाएं, अपने स्तर पर करवाएं, ढीले ना पड़ें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें। दूसरा, मेरे बहुत से साथी कहते हैं कि सर थोड़ा सा आप नियमितीकरण के बारे में भी बताइए, तो मेरा सभी संविदा संगठनों से ये अनुरोध है कि आप आपस में जो है पहले संगठन बनाएं। नियमितीकरण तो बात की बात है, संगठन को मजबूत करें अपना, तो उससे क्या है कि समय समय पर आपके क्या है जो भी डिमांड होगी, जो भी काम होगा, आप मजबूती से रख पाएंगे। अब जब एक बार मान लीजिए पिछला विधानसभा वाला वो चला गया आपका, जहाँ पर ये था कि भाई नियमितीकरण एकदम लास्ट में आ चुका था कि अब कुछ साथियों का तो चलो राहत मिलेगी, नियमितीकरण हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। पर अब आप शुरू से संगठन को दोबारा से मजबूत करिए। लोकसभा चुनाव अभी हो जाएंगे, उसके बाद में जो है पूरा संघर्ष आपका चलेगा। और नियम साथियों आपके बन चुके हैं, तो नियमितीकरण की संभावनाएं भी आपकी बढ़ चुकी है नियमों के अंतर्गत।
तो इसलिए क्या है कि अब आपको मजबूती से काम करना चाहिए, आपको टीम बनानी चाहिए अपनी पूरी राज्य स्तर से, जिला स्तर से, संभाग स्तर से, और आपस में संवाद स्थापित करना चाहिए, मीटिंगें वगैरह करनी चाहिए आपको। जिला स्तर पे मीटिंग करिए, ब्लॉक स्तर पे मीटिंग करिए, छोटी-छोटी मीटिंगें करके बड़े स्तर पे कीजिए, ज़ूम मीटिंग कीजिए। इस प्रकार आपस में जो है आप एक-दूसरे से जुड़े रहेंगे तो आपका काम ज़्यादा ईज़िली होगा। ये नहीं है कि आप किसी कैडर विशेष को लेकर कहीं विशेष प्रयास कर रहे हैं, इससे अच्छा आप सामूहिक प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है साथियों, ये इतना मैं लास्ट में थोड़ा-सा मेरे कई साथियों की डिमांड थी इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। मेरा यही आपसे है कि आप वीडियो को पूरा देखें, मेरे पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखें और नियमों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लें, उनका उपयोग करें। अर्धवेतन अवकाश है, इनको अच्छे तरीके से समझ के उपयोग करें। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। और बाकी मेरे बहुत से साथियों के फ़ोन भी मेरे पास आते हैं, मैं जितना हो सके कोशिश करता हूँ, लेकिन साथियों फ़ोन पे सारी बातें बता पाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। वैसे भी साथियों हम रील्स वगैरह सारे दिन देखते रहते हैं, सारे दिन नेट पे ऑनलाइन रहते हैं, तो अपने महत्वपूर्ण काम की जानकारियाँ तो हम 15-20 मिनट दे ही सकते हैं। साथियों आगे वीडियो में आगे भी जो छुट्टियों के 1-2 प्रावधान और हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार आपका सहयोग बनाए रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों।